मेरी किस्मत संवर जाए, मदीना याद करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल में। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है, ऐसी घरेलू लड़की मौजूद है जो पोइट्री भी लिखती है और गॉड गिफ्टेड नात ख़ां भी है, और इसके साथ साथ बाकी अपनी ज़िंदगी के निज़ाम भी चला रही है, स्टडी कर रही है और बहुत सी चीज़ें। आइए हम इनसे जानते हैं कि इतना सब कुछ ये कैसे मैनेज कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं नाम आपका बताना भूल गया, कायनात नाम है इनका। और पोइट्री किस एज से आपने लिखना स्टार्ट किया? मैं 6 क्लास में थी जब मैंने पहली नज़म लिखी थी। मेरी गुड़िया, मेरा स्कूल और मेरा तोता के टॉपिक थे। 6 क्लास से आपने लिखना स्टार्ट किया। 6 क्लास में तो अनमेच्योरिटी की एज होती है, और अनमेच्योरिटी के अंदर लिखना ये मुमकिन है? अगर बात की जाए अगर इस चीज़ को देखा जाए, एज को देखा जाए, तो वो एक इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन अगर अल्लाह ताला की कुदरत को देखा जाए तो कभी भी कुछ भी वो करने पे कादिर है। तो मैंने 6 क्लास से ही स्टार्ट किया था। मेरी मदर भी लिखती हैं, तो वो मुझे प्रमोट करती रही, सपोर्ट करती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको पता कैसे चला था कि मेरे अंदर इतना टैलेंट मौजूद है, मैं इतनी टैलेंटेड लड़की हूँ? मैं आर्ट एंड ड्राइंग भी मेरा बहुत अच्छा है, आर्ट वर्क बहुत अच्छा है, ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो वो चार्ट्स का एक प्रोजेक्ट था, वही मैं उसको डिज़ाइन करी थी। तो मैंने एक डॉल ड्रॉ की थी, तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि इस पे हम पोइम लिखते हैं। तो वो फिर मैंने उस पे पोइम लिखी। फिर एक तोता था, पिंजरे में बनाया था चार्ट पे, तो उस पे भी लिखी थी मैंने एक पोइम। तोता मेरा मियाँ मिट्ठू टाएं टाएं करता है। ये भी मुझे उसके एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी है। हरे हरे हैं इसके पर, गोल मटोल है इसका सर, पाँव में इसने पहना छल्ला, थक जाए ये रह के कला, दिल चाहे मैं इसे उड़ा दूँ, इसके हम जिनसों से मिला दूँ। चूरी खाना काम है इसका, मियाँ मिट्ठू नाम है इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इतने हम बढ़ते जा रहे हैं ना वीडियो में, तो इनके मज़ीद टैलेंट जो है ना वो खुल के सामने आ रहे हैं। मैं तो दो तीन ही गिना पाया हूँ आपको। ये मल्टी टैलेंटेड लड़की हैं। आगे आगे पता नहीं क्या क्या खुलेगा। इसके अलावा आपने कोई फ़नी पोइट्री भी लिखी है? फ़नी पोइट्री में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। जब मैंने 6-7 क्लास में ही लिखा था। 6-7 क्लास में लिखा था? जी, तब भी लिखा था। तो फ़न फेयर्स में और डिफरेंट इवेंट्स जो स्कूल में हुआ करते थे, उनमें मैं जब पार्टिसिपेट करती थी तो वो अपना लिखा हुआ कंटेंट मैंने वहाँ पे प्रेजेंट भी किया। लेकिन अब जो है मेरा फ़नी चीज़ों की तरफ वो रुझान नहीं है। कोई फ़नी आपको अगर याद सकती हैं आप? हाँ जी, अभी के लिए मुझे बस एक ही पोइम याद है, महंगाई वाला रोला। वेरी गुड। ये तो आज कल भी रोल है जो आपने 12-13 साल पहले लिखी थी। हाँ जी, मैंने 6 क्लास में ही लिखी थी। वेरी गुड। फ़न फेयर था, किसी दूसरे स्कूल में हम गए थे तो वहाँ पे मैंने इसको प्रेजेंट किया था। लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है कि जो हमेशा रहेगा। यानी कि नाजरीन, आप हिसाब लगा लें कि 12-13 साल हो गए हैं आई थिंक इस बात को, जब इन्होंने महंगाई का रोला लिखा। तो आज भी वही रोला है। इतनी हुकूमतें बदली, तजर्बाकार लोग आए थे। आप आज भी सुनाते हैं, हमारी आवाम चलें का माइंड जो है ना वो फ्रेश हो जाए। जी ज़रूर। महंगाई महंगाई दा हर थां ते शोर ਏ, बड़ा चिर होया ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ। ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਐਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖਪਾਨੇ ਨੇ। ਐਸ ਸਿਆਪੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰੋ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਯਾਰੋ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਵੋਟੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਪਾੜਿਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਮਾਰਿਆ। ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਦਾ। ਬਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਬਰਸਦੇ। चले जी, काफ़ी अरसा पुराना हो गया, याद नहीं है। लेकिन जो आपने इसमें एक लफ्ज़ बोला ना कि ब्याह वाला और बुड्ढी के सिर पाड़न वाला, तो वो हमारे नौजवान तो वैसे ही महंगाई से तंग हैं, तो आप तो उनको बिल्कुल ही अब ब्याह से रोक रही हैं। मेरे ख्याल आपकी भी अभी शादी नहीं हुई। जी नहीं। आप इसी चक्करों में नहीं करवाती कि तो बंदे का सिर ना पाड़ना पै गया वे? ऐसा सीन तो नहीं है आपका? नहीं। तो मतलब स्टडी कंप्लीट करनी है, अभी कुछ बनना है फिर करनी है। तो आप तो नहीं सिर पाड़ेंगी महंगाई के चक्करों में?
अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है समझ। नहीं है अभी, चलें कोई बात नहीं, वो तो बाद में पता चलता था, सिर पाड़न वाला लब्बे थे सिर पाड़ने पैंदे ने। तो मज़ीद बहुत अच्छा आपने लिखा है, वो भी 6 क्लास में। कितनी एज थी आपकी तकरीबन? एज तो मुझे याद नहीं है, अंदाज़न आई थिंक 2010 या 11 साल मेरी एज होगी। 10-11 साल एज थी आपकी और आपने ये चीज़ लिख दी। इतना मतलब आप कॉन्फिडेंस कैसे आपका इतना ज़्यादा? क्योंकि हमारे यहाँ तो आजकल मैट्रिक की स्टूडेंट्स या स्टूडेंट मेल फीमेल जो भी होते हैं उनका इतना कॉन्फिडेंस हाई नहीं होता, या तो वो कुछ कर नहीं पाते, उनके अंदर टैलेंट होता है तो वो सोचते हैं पता नहीं मेरा ये टैलेंट जो है ना वो एम फजूल चीज़ ना हो। इस वजह से ये कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके अंदर? ये कॉन्फिडेंस जो है सबसे पहले मेरी मदर ने मुझे घर से सपोर्ट किया, और ये एक अल्लाह ताला की देन भी है। मदर की तरफ से भी एक वो चीज़, यानी कि मेरी मामा लिखती हैं तो वो फिर मैंने भी लिखना आपकी स्टार्ट। तरह ही लिखती? मामा का पंजाबी में है, अच्छा, वेरी गुड। और उन्होंने सूफ़ी टाइप और इस तरह से अल्लाह ताला से रिलेट करके लिखा हुआ है। तो मैं पंजाबी तो नहीं लिखती, वो एक बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी, तो मेरा कंटेंट डिफरेंट है। कंटेंट आपका डिफरेंट है। तो उसके अलावा आपने क्या क्या लिखा? सूफियाना कलाम भी लिखे, और आपने मोहब्बत के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी चीज़ें लिखी कुछ, या फिर यही चीज़ें आप जो करती हैं? मैं शायरी हर तरह की कर लेती हूँ। अगर पोइम का टॉपिक दिया जाए तो उस पे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। और मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर आज के ज़माने की हम शायरी को लें तो अगर मैं वो कोई शेर पढ़ती हूँ तो मैं उस टोन में लिख सकती हूँ। और अगर मैं कोई पुराने शायर जो हमारे बड़े शायर हैं तो अगर उनका पढूँ तो वो उनके टोन में, यानी मेरी शायरी को पढ़ के वो फिर पढ़ने वाले ये कहते हैं कि ये तो किसी बहुत पुराने टाइप का लग रहा है ना, ओल्ड वर्जन की लग रही है। तो ऐसा होता है मेरे साथ। मतलब आप वैसे तो मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन लिखने में भी मल्टी टैलेंटेड हैं आप। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कोई नात या कलाम आपने लिखा हो और वो नात के अंदाज में अगर आप हमें सुना दें तो क्या ही अच्छा होगा। जी हाँ, नातिया कलाम भी मैंने लिखा हुआ है और मज़ीद भी लिख रही हूँ, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि लिखती रहूँ। एक नातिया कलाम है जो मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा है तो मैं उसी को रिपीट करना चाहूँगी। मदीना याद करती हूँ, मदीना याद करती हूँ, मेरी किस्मत संवर जाए, मदीना याद करती हूँ। यकीन है मुझको कायनात आका का करम होगा। यकीन है मुझको कायनात आका का करम होगा। बुलाएंगे मुझे आका, बुलाएंगे मुझे आका, मदीना याद करती हूँ, मेरी किस्मत संवर जाए, मदीना याद करती हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जा रहे हैं इनके टैलेंट जो है वो मज़ीद खुलकर सामने आ रहे हैं। तो मुझे अब पता चला है तो कि इनकी आवाज़ में भी जादू है। लिखना, पढ़ना, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। जो बंदा लिखने में जो है वो कामयाब होता है, वो पढ़ने में उसका इतना ज़्यादा लेवल नहीं होता। लेकिन आपकी तो आवाज़ भी माशाल्लाह इतनी प्यारी है। तो क्या आपने बाकायदा आवाज़ को अपनी सुधारने के लिए, आवाज़ अपनी अच्छी करने के लिए कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से सीखा है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैंने कहीं से नहीं सीखा। बस मुझे बचपन से शौक़ था, बस मैं अदब में इसी तरह ही, जैसे पोइट्री का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कूलिंग में भी
कोई ऐसा काम छोड़ा नहीं है, क्विज़ प्रोग्राम में भी, स्पीचेस में भी, डिबेट्स, ये सारी चीज़ें मैं करती रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने एक बज़्म अदब में एक सॉन्ग गाया था, तो उससे फिर मेरे टीचर्स ने, स्कूल के क्लास फेलोज़ ने, सब ने मुझे अप्रिशिएट किया, तो फिर तब से मुझे इस चीज़ का शौक हुआ। वैसे तो आप मल्टी टैलेंटेड लड़की हैं, लेकिन स्कूल में आप शरारती लड़की तो होंगी फिर, बड़ी सबको आपने आगे लगा के रखा होगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल शरीफ लड़की थी। वैसे ये हैरानगी की बात नहीं है इतने टैलेंट होने के बावजूद इतनी शराफत में ज़िंदगी गुजारना? शरीफ तो खुद को कहना वो एक अच्छी बात नहीं है, मतलब वो अपनी तारीफ नहीं, हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं एक संजीदा मिजाज रखने वाली। लेकिन ऐसा होता है ना बाज़ का, जो संजीदा मजाज लड़कियां होती हैं स्कूल में, जो लड़कियां होती हैं वो आगे लगाई रखती हैं, तंग की रखती हैं, मतलब कि एम फजूल ही तंग की रखना, तो वो आप मैनेज कर लेती थी या वो भी आप जो है ना नहीं थी हो पाता मैंने? मैं ज़्यादा बातचीत करना और ज़्यादा कम्युनिकेट करना, इन चीज़ों में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहा बचपन से ही, मेरी आदत है, मैं खामोशी पसंद इंसान हूँ। यानी कि आपने ना दोस्त बनाए, ना आप कभी परेशान किसी ने किया आपको, मतलब अपनी ज़िंदगी में बस लिखती गई और आज आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा आपने कोई रोमांटिक शायरी लिखी हो या गज़ल लिखी हो, वो हमारे नाजरीन को तो सुनाइएगा। जी। जहाँ बात आती है रोमांटिक पोइट्री की, वहाँ पे शोरा के बारे में पब्लिक का, लोगों का, सुनने वालों का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, और वो कहते हैं कि इस बंदे को यकीनन किसी इंसान से मोहब्बत हुई होगी या इसका दिल टूटा होगा। तो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा है, हम इस चीज़ को झुठला नहीं सकते, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। अब जैसे मैंने 6 क्लास की एज में लिखना शुरू किया था, तो जब मैं 7th क्लास में हुई, तो मैंने जो रोमांटिक पोइट्री आप कह लें या अशार कह लें, ये मैंने तब लिखना स्टार्ट कर दिया था, 6 में नहीं, 7th क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। तो उस एज में तो मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये एक अल्लाह ताला की देन है, ये एक टैलेंट है। इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पे करना चाहूँगी, थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहूँगी कि ये एक टैलेंट भी होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं इनकी बात काटना चाहूँगा कि मुझे भी बाज़ का जब मैं कोई पोइट्री लगाता हूँ ना किसी पोस्ट पे, तो लोग कमेंट कर रहे होते हैं इश्क का सताया हुआ या क्या हो गया, किसने धोखा दे दिया, तो वो बस ऐसे ही अच्छी चीज़ होती है तो वो लगा दी जाती है। चलें जी, सुनाएं, क्या सुनाएंगे? ये एक ऐसे इंसान पे लिखी गई है। अब सिचुएशन तो हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, ज़रूरी नहीं वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हो। हम लोगों को देख के, अपने फैमिली मेम्बर्स को देख के, अपने फ्रेंड्स को देख के, उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अगर हम कुछ सीखते हैं तो फिर डेफ़िनेटली उसमें चेंज आता है, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी थॉट्स में भी चेंज आता है। ए ज़िंदगी तू तो अपनी आगोश में जगह न दे सकी, जाने भी दे अब मौत से नज़रें मिला लें हम, लगता है हम गुनाहगार हैं बहुत, किस नेकी का ए खुदा तुझसे सिला लें हम, तू भी उसे देता है जो झुठलाता है तुझे, हम मानते हैं तुझको तो इम्तिहान दे हम। क्या बात है, क्या बात है, इतनी गहरी बात, और वो भी बगैर किसी एक्सपीरियंस अपना पर्सनल होने के, कैसे कैसे लिख लिया आपने? देखें, जो रोमांटिक पोइट्री होती है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपका एक्सपीरियंस, आपका किसी के साथ लव अफेयर ही रहा है या कुछ ऐसा चक्कर है तो फिर ही आप लिख सकते हैं। ये एक फीलिंग की बात होती है। आप एक शायरी हम तभी कर सकते हैं जब हम एक पुरसुकून माहौल में बैठे हों। तो जब हम बैठे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन करके तो फील भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हम देख रहे होते हैं जिसको देख के हम, हमारे माइंड में जो चीज़ें आती है। इसके अलावा क्या लिखा है आपने इसके अलावा भी मैंने लिखा हुआ है। जो आपको बहुत पसंद हो? यहाँ पे अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो सुनने वालों को अजीब लगेगी, कि मुझे पर्सनली शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? ये कैसी ही बात आपने कर दी? इंटरेस्ट नहीं है फिर भी लिखती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और ये गज़लों में, शेरों में मैंने कभी भी इतना इन पे गौर व फ़िक्र नहीं किया, इतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि बैठे-बैठे मैं कुछ भी कहीं भी लिखने लग जाती हूँ। ये मुमकिन है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना फिर भी उसके अंदर इतना ज़्यादा महारत रखना कि आपकी शायरी जो है वो पकड़ी नहीं जाए, आपकी लिखी हुई चीज़ पकड़ में ही ना आए? कुछ चीज़ों का इख्तियार होता है हमें सेलेक्ट करने का, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमें चूज़ किया जाता है।
हमारे नसीब में कुछ चीज़ें लिखती जाती हैं और कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में अल्लाह ताला ने दी होती हैं कि हम इनमें डिफरेंट इनमें इनको चूज़ कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो शायद अल्लाह ताला ने मुझे चुना हुआ है इस काम के लिए, शायरी के लिए, लिखने, ये एक टैलेंट है। तो बस वही। चलिए जी, अब क्या सुनाने वाली हैं हमें आप? यहाँ पे ज़िंदगी पे लिखा है, मैंने 2 अशार लिखे हैं। अजब से ले रही है इम्तिहान ज़िंदगी, उदास है बेआस परेशान ज़िंदगी, जाने क्यों खोए खोए रहते हैं, छीन के ले गई जाने कहाँ मुस्कान ज़िंदगी। क्या बात है, क्या बात है। ज़िंदगी, ये तो हर हर इस शख्स की कहानी है। ये हर उस शख्स की कहानी है कि जो ज़िंदगी से तंग भी है और परेशान भी है और उस स्ट्रगल भी कर रहा है। इसके अलावा आप क्या क्या लिख रही हैं? कुछ 2-3 अशार आप हमें सुनाएं ताकि हमारी जो आवाम है ना वो जान सके कि आप हैं क्या। मेरी बिसात नहीं है मैं उनकी नात लिखूं, तेरे औसाफ लिखूं कैसे तेरी बात लिखूं, न सलीका न तरीका कोई तकल्लुम का, न सलीका न तरीका कोई तकल्लुम का, मैं गुनाहगार कैसे मुस्तफ़ा की नात लिखूं, मैं हूँ आसी फिर भी सरकार करम करते हैं, मैं हूँ आसी फिर भी सरकार करम करते हैं, करूँ बयान क्या क्या उनकी इनायात लिखूं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, शायर इतने आजिज़ क्यों होते हैं? इतनी आजिज़ाना शायरियाँ क्यों लिखते हैं? ये आपके मेरे ख्याल से ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, आपकी नेचर पे डिपेंड करता है, आप किस टाइप की आपकी नेचर है। तो फिर जैसी हमारी नेचर होती है उसी टाइप का हम लिखते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। नाज़रीन, मुझे इनकी एक बात बहुत ही पसंद आई जो कि मैं अक्सर औक़ात करता हूँ कि बेटियों को वालिदैन सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इनकी वालिदा की तरफ से इनको बहुत सपोर्ट किया गया, जो आज ये इतना लिखती हैं और इतना कॉन्फिडेंस है इसमें इनमें। लेकिन हमारे माशरे में क्या होता है कि वालिदैन सपोर्ट नहीं करते, वालिदैन हर छोटी छोटी चीज़ पर टोकते हैं, हर छोटी चीज़ पर मना करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाहर नहीं जाना, लोग क्या कहेंगे, हमारी बेटी ऐसे कर रही है, ये क्यों कर रही है। तो मैं हमेशा ऐसे मौके पे यही कहता हूँ कि जब आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ख़ास करके, बेटे तो बाहर निकल जाते हैं, जो मर्ज़ी कर लेते हैं हम, लेकिन बेटियों को बड़ा ज़्यादा टोका जाता है। बेटियों के लिए ख़ास करके मैं कहता हूँ कि बेटियों को हमेशा आप करने दें जो वो करना चाहती हैं, उनको आप अपने मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने का मौका दें ताकि आपकी बच्ची कुछ बन सके। होता कुछ यूँ है कि जब वालिदैन अपने बच्चों को सख्ती करते हैं, अपनी बेटियों को कुछ करने नहीं देते, हर बात पर मना करते हैं, तो हमेशा उन बच्चों के साथ गलत होता है। लेकिन जब आप अपनी बच्ची को हमेशा मौके देते हैं, तो अगर उनके साथ कुछ गलत भी होगा तो वो सीधा आकर आपको बताएंगे, क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे वालिदैन हमारा साथ देंगे, ना कि उल्टा इस बात पर, किसी की गलती पर हमें डांटेंगे। तो ये हमेशा अपने बच्चों के साथ रवैया अगर आप रखेंगे तो अपने बच्चों की तरफ से आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, बल्कि आपके ही बच्चे वो होंगे जो कि आपका नाम रोशन करेंगे। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।